हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अविनाश शर्मा आपका दी फोटोन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अभी तक इसके पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके पहले जो हम लोग पढ़े हुए हैं वो प्रकाश के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के गुण कितने होते हैं उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक। और दूसरा जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट था इस टॉपिक के अंतर्गत, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसे कहते हैं, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, उसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक। और तीसरा जो इसके अंतर जो टॉपिक आती है वो आता है प्लेन मिरर। उस प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण के बारे में, प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण क्या होता है और इसके गुण के बारे में, और इससे जो पॉसिबल न्यूमेरिकल बन सकते थे, संभावित जो आंकिक प्रश्न बन सकते हैं, उन सब सारी चीज़ों को हम लोगों ने बहुत डिटेल तरीके से एनालिसिस किया हुआ है। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो आप जाके उस वीडियो को देखिए, और उस वीडियो की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो आप अपने तैयारी को बहुत अच्छे से बनाइए, क्योंकि बहुत अच्छे से वहाँ पे बताया गया है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक। और फिर जो चौथा टॉपिक होता है, इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ था वो पढ़ा हुआ था स्फेरिकल मिरर, यानी जिसको बोलते हैं गोलीय दर्पण, जिसको बोला जाता है गोलीय दर्पण, यानी स्फेरिकल मिरर क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने बहुत डिटेल्स तरीके से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उस चीज़ को जाके आप पढ़िए अच्छे से। तो इसमें हम लोगों ने गोलीय दर्पण जो होता है स्फेरिकल मिरर दो तरीके से पढ़ा हुआ था। एक तो आपका आता है अवतल दर्पण, और दूसरा जो गोलीय दर्पण होता है वो आपका आता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण आपका आ जाएगा। तो ये दो प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं। तो इसको भी मैं बताया जा चुका है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को जाके उस वीडियो को देखिए और अच्छे से अपनी तैयारी को बनाइए। तो आज का जो प्यारे बच्चों, आज की जो टॉपिक है हमारा, और लगभग आप ये मान के चलिए कि जो ये प्रकाश है, प्रकाश का जो गुण है, ये आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा। थोड़ा मैं डिटेल्स बता देता हूँ। तो इसका जो आपको जानकारी मिलने वाला है ये आपको फर्स्ट वीडियो में मिलेगा, आपको पहले लेक्चर में मिलेगा, तो फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और जो प्रकाश का परावर्तन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और प्लेन मिरर का जो कॉन्सेप्ट है, समतल दर्पण का जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको वीडियो दूसरे वाले लेक्चर में मिलेगा, आपको लेक्चर 2 में आपको देखने को मिलेगा। और जो तीसरा लेक्चर अभी तक जो लाइट से रिलेटेड बनाया गया है वो है स्फेरिकल मिरर। ये आपको यानी गोलीय दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है, और उसके जो विभिन्न पदावली हैं, टर्मोलॉजी हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया हुआ है। तो आपको लेक्चर नंबर आपको 3 में ये सारी वीडियो मिल जाएगी। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये प्यारे बच्चों ये इसका चौथा पार्ट है, ये चौथा लेक्चर है। ठीक है, तो जाके तीनों वीडियो को आप देखिए, और उन सारी वीडियो का जो लिंक है इस जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेशन है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, उसको स्टार्ट करते हैं। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा हुआ था। तो गोलीय दर्पण जैसे आपको बताया गया था कि ये कोई गोलीय दर्पण है, और इस गोलीय दर्पण के दो पार्ट्स होते थे, आपको बताया गया था। जैसे अभी जैसे ये वाला पार्ट अगर यहाँ से बना दिया जाए, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, जिसमें आपको बताया गया था कि इधर वाला जो पार्ट है, अगर उस पार्ट पे आपको कलई कर दिया जाए, उभरे हुए पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए और दबे हुए पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो ऐसा जो सिस्टम, ऐसा जो निकाय प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, उसको बोलेंगे अवतल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोला जाएगा। तो ये आपका अवतल दर्पण हो जाता था। और ये जो दूसरा गोलीय दर्पण का जो दूसरा पार्ट है, जिसमें हम दबे हुए भाग पर अंदर की तरफ लेपन या कलई कर दें आयरन परऑक्साइड का, चांदी या पारे की जो कलई कर दी जाए, और इस उभरे हुए पृष्ठ पर इधर वाला जो उभरा हुआ पृष्ठ है इसको परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो ऐसा जो सिस्टम या निकाय प्राप्त होता है उसको प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? उत्तल दर्पण बोला जाएगा।
तो इस तरीके से ये गोलीय दर्पण था, और इस गोलीय दर्पण से जो दो प्रकार के दर्पण प्राप्त होते हैं, अवतल और उत्तल, ये अवतल उत्तल के प्रकार थे। ठीक, तो हम बारी बारी से गोलीय दर्पण के द्वारा किरण आरेख खींचेंगे और किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब का बनने वाले जो रूल्स हैं उन रूल्स को भी देखेंगे और डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल्स तरीके से। तो सबसे पहले इन दोनों प्रकार से जो प्रतिबिंब बनते हैं उन प्रतिबिंबों को बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को भी जानना जरूरी होता है। तो गोलीय दर्पण द्वारा किरण आरेख खींचने के कितने रूल्स होते हैं? 3 रूल्स होते हैं। उन 3 रूल्सों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दे रहा हूँ, गोलीय के द्वारा किरण आरेख खींचने के नियम, जो कि प्यारे बच्चों 3 नियम हैं किरण आरेख खींचने के। तो प्रथम नियम क्या होता है? प्रथम नियम, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रथम नियम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अवतल दर्पण, यहाँ पे एक अवतल दर्पण बनाते हैं। एक अवतल दर्पण है, और जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए तथा दबे हुए पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो ऐसा जो सिस्टम निकाय प्राप्त होता है उसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोला जाता है। अब ये परावर्तक पृष्ठ पर आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे ये जो गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है, ये केंद्र ही इसका जो है वक्रता केंद्र कहलाएगा, ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। और ये दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर एक पॉइंट होता है जिसको पोल बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोला जाता है। तो ये दर्पण का ध्रुव हो जाएगा, ये दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। और इस दर्पण के ध्रुव को और इस वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा प्राप्त होती है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुख्य अक्ष। तो ये मुख्य अक्ष हो जाएगा, तो ये मुख्य अक्ष हो गया। और ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको वक्रता केंद्र हो जाएगा, रेडियस वक्रता केंद्र हो जाएगा। इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको मुख्य फोकस बोला जाता है, मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। ठीक, तो फर्स्ट रूल क्या होगा? फर्स्ट रूल, तो फर्स्ट रूल किरण आरेख का खींचने का है, जबकि 3 रूल होते हैं। 3 रूल्स में जो फर्स्ट रूल होगा वो ये होगा कि ये देखो क्या है, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये मुख्य अक्ष है। तो ये मुख्य अक्ष हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया। और जैसा कि इसके पहले डिस्कस भी किया जा चुका है, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस की जो बीच की दूरी होती है इसको बोलते हैं फोकस दूरी बोला जाता है, जिसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। और ये जो दर्पण का ध्रुव है और ये जो वक्रता केंद्र है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर या जो है क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोला जाता है, जिसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये आपका जो है प्लेन एक्सिस हो गया, यानी मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, तो अब उसके बाद पहला रूल क्या है? प्रथम नियम। तो प्रथम नियम है कि ये जो मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई प्रकाश की किरण इस दर्पण पर जब पड़ती है तो इस पर रिफ्लेक्शन परावर्तन घटना होती है, और परावर्तनी घटना होने के बाद वो किरण आरेख परावर्तित होकर इस मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। यही एक सिंपल सा प्रथम नियम होता है, इसे फर्स्ट रूल बोला जाता है। तो पहला रूल जो हो जाएगा प्यारे बच्चों वो यही होगा कि प्रथम नियम यही होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर, तो देखो ये हो गया मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आई, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किस बिंदु से होके जाएगा? फोकस से होके जाएगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात सीधे मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। तो किससे होके जाएगी? मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। तो ये प्यारे बच्चों ये प्रथम रूल हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रूल हो जाएगा, तो आपका ये फर्स्ट रूल हो जाएगा। तो ये किरण आई और इस पर टकराई, टकराने के बाद परावर्तन घटना हुआ और फोकस से होकर क्या हो गया? निकल गया। ये फर्स्ट रूल था। तो ये फर्स्ट रूल था, तो इसको फर्स्ट रूल को हम यहाँ पे लिख देते हैं जिससे आपको आसानी हो सके। तो
प्रथम नियम जो था आपका, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, चलने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात किधर से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस, मुख्य फोकस जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एफ से, मुख्य फोकस से। ये बताइए सर, मेरा डाउट था। हाँ सर अगर यही जो किरण आ रही है, अगर ये फोकस हो जाएगी तो कहाँ से मिल जाएगी? क्या? अगर हम इसको फोकस से भेजें, हाँ हाँ हाँ, अगर अभी इसके एक रूल और पड़ता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। जब ये फोकस से होकर जाएगी तो टकराएगी जब दर्पण से, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। किधर से हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो के पश्चात मुख्य फोकस से होकर, मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। तो ये तो किसमें था? ये आपका था अवतल दर्पण में। अगर उत्तल दर्पण में समझने का प्रयास करें इसी चीज़ को, इसी डिफिनीशन को, तो ये आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। उत्तल दर्पण में आप जानते हैं कि अंदर की तरफ कलई किया हुआ रहता है, लेपन अंदर की तरफ रहता है, और उभरा हुआ जो पृष्ठ आपको दिख रहा है ऊपर वाला, वो परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा, यानी कोई प्रकाश किरण इस पर पड़ेगी, टकरा कर निकल जाएगी। अब इसमें इधर की तरफ जो होगा, यहाँ पर ये वक्रता केंद्र हो जाएगा और ये मुख्य फोकस हो जाएगा। तो इधर राइट साइड पे उत्तल दर्पण में यहाँ तक की जो दूरी होगी वो फोकस दूरी हो जाएगी, इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ दर्पण के ध्रुव से इस वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी हो जाएगी उसको वक्रता त्रिज्या बोला जाएगा, जिसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो ये कुछ जानकारी इसी के सेम जैसा है, बस इसमें राइट साइड पे होगा। तो इसमें किरण आरेख खींचने के इसी रूल को अगर समझना हो, क्योंकि इसमें भी प्रतिबिंब बनाने का रूल्स है, तो इसमें भी देखेंगे, तो इसकी डिफिनीशन को भी समझ लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, इसके लिए भी ये मुख्य अक्ष ही होगा, तो ये मुख्य अक्ष हो गया। अब इसमें क्या होगा, अभी पहला रूल क्या पढ़े थे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। इसमें क्या रूल्स होगा, इसमें रूल्स होगा मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, अब चूंकि कलई कर दिया गया, लेपन कर दिया गया है, कोई भी प्रकाश जाएगी तो यहीं पे परावर्तित हो जाएगी, अंदर की तरफ पार नहीं कर पाएगी। समझ गए? तो जब पार नहीं कर पाएगी तो अपने कल्पना के माध्यम से इसको दिखाना पड़ेगा। तो अब क्या करेगा, प्रकाश यहीं से परावर्तित हो जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, क्योंकि परावर्तन घटना यहीं पे हो जाएगी, तो परावर्तन की घटना होने के बाद किधर से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। लेकिन इसमें प्रकाश किरण जा नहीं पाएगी राइट साइड पे, तो यहाँ पे क्या होगा, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। क्या होगी? मुख्य फोकस से आती हुई, मुख्य फोकस से आती हुई क्या होगा, प्रतीत होती है। अब जो प्रतीत हो रही, आप इमेजिन करिए, आप जब इमेजिन करेंगे तो ये प्रकाश किरण आप देखेंगे इधर से आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो इस तरीके से ये मुख्य अक्ष के समांतर गया और परावर्तन घटना हो गई और प्रकाश इस तरीके से परावर्तित होकर निकल गई। तो जब हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के रूल्स को देखेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे, इसी रूल से हम इमेज बनाएंगे। ठीक, तो ये था अवतल दर्पण में और ये प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण में था। ठीक है, बस इसमें आपको क्या करना होगा, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। और यहाँ तो एग्जैक्टली दिख रहा है फोकस से होकर जा रही है। तो ये मुझे आशा है कि आपको ये प्रथम नियम समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं दूसरे नियम की तरफ, किरण आरेख खींचने के जो दूसरा रूल होता है, दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। तो आपका ये द्वितीय नियम जो आ जाएगा, द्वितीय नियम, जैसे कि अभी किसी ने पूछा भी था, तो उसी दूसरा नियम इसी पे आधारित है। आप ये समझिए, ये आपका
अवतल दर्पण हो गया, जिसमें ऊपर की तरफ कलई कर दिया जाता है और परावर्तक पृष्ठ दबे हुए पृष्ठ पर बना दिया जाए, तो ये क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। और अवतल दर्पण पे यहाँ पे आप जानते हैं कई बार ये आ चुका है, तो आपको याद भी हो गया होगा। ये आपका मान चलिए दर्पण का ध्रुव है जिसको P से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे वक्रता केंद्र है जिसको C से रिप्रेजेंट करेंगे। इन दोनों को जब मिला देंगे इस तरीके से तो एक मुख्य अक्ष प्राप्त हो जाएगा। ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, अब इस दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में एक पॉइंट यहाँ पे होता है जिसको मुख्य फोकस बोला जाता है। ठीक, अब दूसरा रूल क्या कहेगा? दूसरा रूल ये कहेगा कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, उस बार क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर पहले प्रकाश किरण गई थी, परावर्तन घटना हुआ था, परावर्तन घटना होने के बाद मुख्य फोकस से होकर गई थी। लेकिन अब की बार दूसरा रूल क्या होगा? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण। तो देखिए, अब मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण यहाँ पे बनाते हैं। ये मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, ये मुख्य फोकस हो गया, मुख्य फोकस से होकर जा रही है। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन, दर्पण पे जैसे ही टकराया तुरंत रिफ्लेक्शन की घटना हो जाएगी, क्योंकि इस पर कलई किया गया, प्रकाश जा नहीं पाएगी, तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो परावर्तन की घटना हो जाएगा। और फिर उसके बाद मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश के दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जा रहा है? मुख्य अक्ष के, देखो ये क्या है? ये मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष के क्या हो गया? समानांतर हो गया। ये हो गया दूसरा नियम। तो दूसरा नियम क्या कहेंगे कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली कोई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ये दूसरा नियम हो जाएगा। तो दूसरा नियम इस तरीके से आपका बन गया। तो ये देखो, आप यहाँ से इसको जो एरो बना दीजिए, प्रकाश किरण ऐसे गई, मुख्य फोकस से होकर टकराई, और टकराने के बाद इस तरीके से प्रकाश निकल गई। ये प्यारे बच्चों द्वितीय नियम था किरण आरेख खींचने का। तो इस दूसरे नियम को यहाँ पे हम लोग लिख भी देते हैं। तो दूसरा नियम जो होगा, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, क्योंकि दर्पण है तो दर्पण में परावर्तन घटना हो जाएगी। दर्पण से परावर्तन के पश्चात जाने वाली प्रकाश किरण, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश के दर्पण से, हाँ ठीक है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये अवतल दर्पण के लिए था, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, द्वितीय नियम हो जाएगा। ठीक, अगर इसको मैं उत्तल दर्पण में समझना चाहूँ, उत्तल दर्पण में कैसे समझेंगे? तो उत्तल दर्पण, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण बनता कैसे है। उत्तल दर्पण इस तरीके से रहता है और इसमें दबे हुए भाग पर क्या कर दिया जाएगा? कलई कर दिया जाएगा। दबे हुए भाग पर कलई कर दिया जाएगा और परावर्तक पृष्ठ, उभरे हुए पृष्ठ को बना दिया जाएगा। और राइट साइड की तरफ आप देखेंगे, यहाँ पे आपका इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा, ये मुख्य फोकस हो जाएगा इस तरीके से। और इस लाइन को अगर ऐसे बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष हो जाएगा। तो ये मुख्य अक्ष हो गया। अब इसमें जैसे क्या था, किससे होकर जा रहा है? फोकस से होकर जा रहा है। किधर से होकर जा रहा है? फोकस। फिर फोकस से होकर गया, फिर परावर्तन घटना हुई, उस परावर्तन घटना होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रहा है। अब चूंकि आप जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में परावर्तन घटना इसी पे हो जाएगी, क्योंकि इसके सरफेस पे कलई किया गया तो अंदर जा नहीं पाएगा। तो सीधी सी बात, आप इमेजिनेशन करके जो है उस किरण को बनाएंगे, और जो इमेजिनेशन जो आप किए हैं, कल्पना की है, उसको डॉटेड लाइन से दिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से अब इसमें क्या करेंगे, एक बनाते हैं। तो ये देखिए, ये प्रकाश की किरण आई। ठीक, ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस की ओर जा रही है। तो मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात अब किसके समांतर हो जाता था? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता था। तो अब ये आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष ये है, तो परावर्तन की घटना यहीं पे हो जाएगी, अंदर तो जा नहीं पाएगी। तो ये किसके समांतर हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। तो ये उत्तल दर्पण में हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रकाश की किरण आई और परावर्तन घटना हुई और ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। तो ये उत्तल दर्पण में हो गया। अब जो
आप देख सकते हैं, इसको मैं डॉटेड डॉटेड लाइन से दिखा भी दूं, आप देखेंगे तो ये फोकस से होकर डॉटेड डॉटेड लाइन से दिखा दे रहा हूँ कि मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये उत्तल दर्पण में था। तो इस तरीके से ये दूसरा नियम हो जाएगा किरण आरेख खींचने का, अवतल दर्पण में भी और ये उत्तल दर्पण में। ये उत्तल दर्पण में है, ये उत्तल दर्पण में हो जाएगा, और ये अवतल दर्पण में था। तो मैं दोनों को बता दे रहा हूँ, जिससे आपको जब मैं अवतल दर्पण के बारे में बताऊंगा वहाँ पे इन्हीं तीन रूल में से किसी दो रूल्स का इस्तेमाल करके हम किरण आरेख खींचेंगे। और जब उत्तल दर्पण में भी बनाएंगे तो उत्तल दर्पण में भी जो 3 रूल्स पढ़े रहेंगे, उन 3 रूल्स में किन्हीं 2 रूल्स का इस्तेमाल करके हम लोग किरण आरेख खींचेंगे। ठीक, अब चलते हैं तीसरे रूल्स की तरफ। अब जो तीसरा रूल्स है, तृतीय नियम। तृतीय नियम, अब देखो तृतीय नियम क्या होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक अवतल दर्पण बना दूँ। ये अवतल दर्पण हो गया, और अवतल दर्पण में आपको बार बार मैं बता रहा हूँ कि उभरे हुए पृष्ठ पर कलई कर दी जाएगी तथा परावर्तक पृष्ठ दबे हुए भाग पर बना दिया जाएगा। तो ऐसा जो सिस्टम होता है वो अवतल दर्पण कहलाता है। और अवतल दर्पण में इस तरीके से आपका ये मुख्य अक्ष हो जाएगा, और इस मुख्य अक्ष में आप जानते हैं बार बार ये वक्रता केंद्र हो जाएगा, सी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये आपका मुख्य फोकस हो जाएगा जिसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो अब तीसरा रूल्स जो होगा वो कुछ इस तरीके से होने वाला है कि ये वक्रता केंद्र है, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है, और ये मुख्य फोकस हो गया। तो तृतीय रूल क्या कहता है? तृतीय रूल कहता है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, किधर से होकर जाएगी? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो क्या बोला जा रहा है? तो बोला जा रहा है कि वक्रता केंद्र से होकर कोई जाने वाली प्रकाश की किरण अगर है तो जिस रास्ते से होकर जाती है, परावर्तन की घटना जब इस दर्पण पे होगी टकराने के बाद, तो सीधा अपने ही मार्ग पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? वापस लौट जाएगी। यही घटना जो है तृतीय नियम कहलाएगा। तो तृतीय नियम की जो घटना इस तरीके से होगी कि कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और परावर्तन की घटना होगी। परावर्तन घटना होने के बाद, टकराने के बाद अपने ही मार्ग पर क्या हो जाएगा? वापस हो जाता है। यही तृतीय नियम हो जाएगा। तो तृतीय नियम को यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। तो तृतीय नियम हो जाएगा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से होकर, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात सीधे अपने ही मार्ग पर, सीधे अपने ही मार्ग पर, सीधे अपने ही मार्ग पर, मार्ग पर वापिस लौट आती है, वापिस लौट जाती है, लौट जाती है। तो ये था तृतीय नियम था, ठीक है, किरण आरेख खींचने का। तो ये प्यारे बच्चों अवतल दर्पण में था। किसमें था? अवतल दर्पण में था। चूँकि आप जानते हैं दर्पण 2 हैं तो हमको दोनों में तीनों रूल्स को अप्लाई करना है। तो अब उसको भी देख लेते हैं। तो अगर मैं इसमें समझूं उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में समझ लेते हैं। ये उत्तल दर्पण है जिसमें आप जानते हैं कि अंदर की तरफ क्या कर दिया जाता है? कलई कर दिया जाता है, लेपन कर दिया जाता है आयरन ऑक्साइड का, चांदी का या पारे का कलई कर दिया जाता है। क्योंकि चांदी इतना महंगा होता है, उसका कलई करना इतना आसान है नहीं, तो आयरन ऑक्साइड का लेपन कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि कोई घटना जो है प्रकाश का परावर्तन अच्छे से हो सके। नहीं तो अगर यहाँ पे कलई नहीं किया गया, प्रकाश पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा?
अपवर्तित हो जाएगा, आगे निकल जाएगा। तो हमको परावर्तनिक घटना पढ़ना है, अपवर्तनिक घटना नहीं पढ़ना है। और आप जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है, उस उत्तल दर्पण में राइट साइड पे वक्रता केंद्र भी होता है। ये वक्रता केंद्र हो गया और ये मुख्य फोकस हो गया, ठीक। और ये आपका जो है ये मुख्य अक्ष हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। अब तृतीय रूल में क्या था, किससे होके जा रहा है, वक्रता केंद्र से होके जा रहा था। तो इसमें भी वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पे क्या हो जाता था, वापस लौट जाता था। तो इसमें भी इस रूल्स को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, अब ये देखेंगे वक्रता केंद्र की ओर जाएगा, ये वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण। अब चूंकि परावर्तन घटना इसी सरफेस पे ही हो जाएगा, अंदर तो जा नहीं पाएगा प्रकाश किरण, उसको इमेजिनेशन से, कल्पना से हम वक्रता केंद्र तक बढ़ाएंगे, यहीं पे परावर्तन घटना होगी प्यारे बच्चों, और इसी पर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वापिस हो जाएगा। तो इस तरीके से गया, अब परावर्तन घटना हो गई और इस तरीके से या क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इस तरीके से निकलने के बाद परावर्तन घटना हो जाएगी। अब इसको डॉटेड लाइन से मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, अब इसको डॉटेड लाइन से दिखा दूँ। आप जानते हैं तो इस तरीके से जाएगा और किधर से होके जाएगा, प्रकाशीय केंद्र से। आप देख सकते हैं प्रकाशीय केंद्र की ओर गया, परावर्तन घटना हुई, टकराया और टकराने के बाद सीधे अपनी मार्ग पे क्या हो गया, वापस लौट गया। तो ये किरण आरेख खींचने के कितने रूल्स थे, 3। अब प्यारे बच्चों आप समझिए, इन 3 रूल्स में से हमको तीनों को एक साथ अप्लाई नहीं करना है, इनमें से किन्हीं 2 रूल का, या तो आप पहला और दूसरा रूल्स को अप्लाई करके प्रतिबिंब बनाएंगे, या दूसरा और तीसरा रूल्स अप्लाई करके प्रतिबिंब बनाएंगे, या पहला और तीसरा रूल्स अप्लाई करके बनाएंगे, ठीक है। एक साथ तीनों का इस्तेमाल मत करिएगा, ठीक, नहीं तो गलत हो जाएगा। किन्हीं 2 रूल्स का ही इस्तेमाल करना है। तो ये नोट पॉइंटेड है आपके लिए, नोट पॉइंट यही है, यहाँ पे नोट पॉइंट मैं लिख दूँ ताकि आपको याद रहे। इन 3 नियमों में से, इन 3 नियमों में से किन्हीं 2 नियम का इस्तेमाल करते हुए किरण आरेख खींचेंगे। ये आपके लिए नोटेड पॉइंट था, ठीक, तो ये आपके लिए नोटेड पॉइंट था, ठीक। तो इस तरीके से ये 3 रूल्स थे। एक बार थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, अभी तक हम लोगों ने इस पूरे लेक्चर में अभी तक क्या क्या पढ़ा हुआ है, जैसे मैं रिकॉल कर दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ था गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के रूल बनाने में। सबसे पहले ये कुछ वीडियो लेक्चर्स की डिटेल्स थी, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ चुके हैं। आज ये चौथा वीडियो है। तो चौथे वीडियो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, गोलीय दर्पण द्वारा किरण आरेख खींचने के नियम, गोलीय दर्पण द्वारा किरण आरेख खींचने के रूल्स को पढ़ रहे थे, ठीक। तो उसमें हम लोगों ने पहला जो ये गोलीय दर्पण था, उस गोलीय दर्पण से 2 प्रकार के दर्पण बनते हैं प्यारे बच्चों। एक बनता है आपका उत्तल दर्पण और एक बनता है आपका अवतल दर्पण। और उन किरण आरेख खींचने में हमने उत्तल दर्पण में भी, अवतल दर्पण में, तीनों में भी, सॉरी दोनों में, तीनों नियमों को हम लोगों ने देखा। तो सबसे पहला प्रथम नियम तो यही था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। ये था अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में जब देखा तो क्या देखा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक। ये पहला रूल्स हो गया था। और अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, मैं थोड़ा हट जा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलिए, अब दूसरा रूल्स भी हम लोग ऐसे थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। दूसरे रूल्स में क्या था, दूसरे रूल्स में क्या था, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह था अवतल दर्पण में था, ठीक। अब देखेंगे उत्तल दर्पण में क्या देखेंगे, मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण, इसकी लैंग्वेज देखिए थोड़ा सा चेंज है। मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है, समानांतर हो जाता है। ये उत्तल दर्पण में था, ये द्वितीय नियम था। तो आप ये द्वितीय नियम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब तीसरे रूल्स को थोड़ा सा बस रिकॉल कर लेते हैं। तो तीसरा रूल्स जो था
तीसरा रूल्स यही था। अवतल दर्पण में भी तीसरा रूल्स को देखे हैं और उत्तल दर्पण में भी देखे हैं। ये उत्तल दर्पण था, ये उत्तल दर्पण था, ये उत्तल दर्पण था। तो तीसरा रूल क्या था? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र का मतलब सी से, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पे क्या हो जाता है? अपने ही मार्ग पे वापस लौट जाता है। ये किसमें था? अवतल दर्पण में था। अगर आपको उत्तल दर्पण में देखना है क्या है? वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पे क्या हो जाता है? वापस लौट जाता है। चूंकि वक्रता केंद्र तक जा नहीं पाता, कभी कलई किया गया हुआ है, तो इस डॉटेड डॉटेड लाइन को इमेजिनेशन से हमने वक्रता केंद्र को दिखा दिया, तो अपने मार्ग पे क्या हो जाता है? वापस लौट जाता है। अब जो किरण आरेख खींचने के 3 रूल्स थे, हम तीनों रूल्स को डिस्कस कर लिए हैं। अब इनमें से किन्हीं 3 नियमों में से किन्हीं 2 नियम को ही अप्लाई आपको करना है, आपको तीनों नियम को एक साथ अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो इन्हीं में से किन्हीं 2 नियम को अप्लाई करके आप किरण आरेख आसानी से खींच सकते हैं। अब चूंकि गोलीय दर्पण में जो अवतल दर्पण था, उत्तल दर्पण था, अब अवतल दर्पण के बारे में हम लोग देखेंगे और अवतल दर्पण में वस्तु की कितनी स्थिति होती है, प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, प्रतिबिंब किस नेचर का बनता है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मोटा मोटा हम लोग जो है प्रतिबिंब के प्रकार, वस्तु कहाँ पे रखते हैं, कैसा किस साइज का प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है कि बड़ा बनता है, आभासी बनता है कि वास्तविक बनता है, समझ गए, किस पोजीशन पे बनता है, उन सारे पोजीशन को डिस्कस करते हैं। तो पहले एक मोटा मोटा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो चलिए तो यहाँ पे मैं अवतल दर्पण के द्वारा पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति, तो चलिए पहले मोटा मोटा समझ लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैं एक अवतल दर्पण बनाऊंगा बड़ा सा, ताकि हम बहुत सारी चीज़ों को एक ही जगह पे पढ़ सकें। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में आप कई बार ये आप पढ़ चुके हैं कि बाहर यानी उभरे हुए पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए और दबे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो ऐसा जो निकाय प्राप्त होता है वो आपका अवतल दर्पण कहलाता है। अब ये अवतल दर्पण हो गया। इस अवतल दर्पण में आपका ये दर्पण का ध्रुव हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से दर्पण के ध्रुव से मैं एक यहाँ लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे मुख्य अक्ष बोलूँगा। अब ये मुख्य अक्ष हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसको मुख्य फोकस बोलते हैं, ये F हो जाएगा जिसको बोलेंगे मुख्य फोकस। और यहाँ पे जो पॉइंट होने वाला है वो आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा, जिसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब सबसे पहले किसको समझें, तो ये हो गया। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने की जो स्थिति है उसमें देखेंगे वस्तु की कितनी पोजीशन होती है, यानी वस्तु का कितना पोजीशन होता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, कुछ भी आप जब किरण आरेख खींचेंगे तो आपको पोजीशन देखना है कहाँ कहाँ पे वस्तु रख सकते हैं। तो अवतल दर्पण में सबसे पहले आपको याद करना है कि वस्तु की 6 स्थिति होती है। कितनी स्थिति होती है? 6 स्थिति होता है। उन 6 पोजीशन को पहले रिकॉल करते हैं कहाँ कहाँ पे हम वस्तु को रख सकते हैं। तो ये समझिए मुख्य अक्ष ऐसे चलता चला जाएगा क्या, तो एक जगह पे कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट होगा तो उसको हम लोग अपनी तरफ से मान लेते हो क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो वस्तु की स्थिति को सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति एक ही बार में पढ़ लेंगे। आप यकीन मानिए इसको पढ़ने के बाद, इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको ज़िंदगी में कभी भी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की कितनी स्थिति है, प्रतिबिंब कहाँ पर, किस प्रकृति का, छोटा बड़ा आभासी वास्तविक कैसा प्रतिबिंब बनता है, आपको ज़िंदगी में कभी दिक्कत होने वाला नहीं है। बस आप कायदे से इस वीडियो को देख लीजिए। और देखिए वस्तु की स्थिति में जो वस्तु की स्थिति होती, आप याद करिए अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की कितनी स्थिति होती है? 6। तो पहली वस्तु की स्थिति को कहाँ पे रखेंगे? इनफाइनाइट पे रखेंगे। वस्तु की पहली स्थिति क्या होगी प्यारे बच्चों? अनंत पर। वस्तु को कहाँ पे रखेंगे? अनंत पर। पहले एक एक चीज़ को बहुत आसानी से समझते हैं। वस्तु की पहली स्थिति हो जाएगी अनंत।
अब दूसरी स्थिति जो वस्तु की होगी वो वस्तु की दूसरी स्थिति हो जाएगी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ये हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र हो जाएगा और ये मुख्य फोकस हो जाएगा, ये मुख्य फोकस हो जाएगा। तो वस्तु की पहली स्थिति कहाँ पे रखेंगे? अनंत पर रखेंगे। दूसरी स्थिति कहाँ पे होगी? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु को रखेंगे, ठीक है। और तीसरी जो बच्चों स्थिति हो जाएगी वो ठीक वक्रता केंद्र पर रख देंगे वस्तु को। कहाँ पे रखेंगे? ठीक वक्रता केंद्र पर रख देंगे। और चौथी जो वस्तु की स्थिति होगी वो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हो जाएगी। चौथी स्थिति कहाँ पे हो जाएगी? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रख देंगे। और जो पांचवी वस्तु की स्थिति हो जाएगी वो कहाँ पे रख देंगे? मुख्य फोकस पर रख देंगे। तो पांचवी वस्तु की स्थिति कहाँ पे रखेंगे? मुख्य फोकस पर रख देंगे। और प्यारे बच्चों जो छठवीं स्थिति होती है, इस छठवीं स्थिति को मैं एक अलग तरीके से अलग बॉक्स में इसको मैं रख रहा हूँ। अभी उसके पीछे का कारण भी बताऊंगा क्यों उसको रखा हूँ। तो पहले आप याद करिए वस्तु की प्रथम स्थिति क्या है? पहले अनंत पे रखेंगे वस्तु को, दूसरा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे, तीसरा पोजीशन बच्चों हो जाएगा ठीक वक्रता केंद्र पर, और चौथी जो वस्तु की स्थिति हो जाएगी वो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, और पांचवी जो स्थिति हो जाएगी वो ठीक मुख्य फोकस पर रख देंगे। और छठवीं जो स्थिति हो जाएगी और दर्पण का जो P है ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रख देंगे। तो ये अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु की 6 पोजीशन है उनको कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये आपको जानकारी रखना है। अब इन वस्तु की स्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है उनकी पोजीशन को देख लेते हैं, ठीक। ये 6 पोजीशन आई होप आपको जो है याद हो गया होगा कहाँ पे रखेंगे, ठीक। अब देखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बनेगा। तो देखिए अब जो वस्तु की स्थिति पहली थी जब वस्तु को अनंत पे रखे थे, अब इस वस्तु का जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो बनेगा मुख्य फोकस पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। तो जैसे हम इधर की तरफ मतलब राइट साइड की तरफ जैसे एक एक जो है हम लोगों ने क्या किया, एक एक स्टेप आगे बढ़े हुए हैं, उसी तरीके से अब इसमें लेफ्ट साइड की तरफ एक एक स्टेप प्रतिबिंब की स्थिति की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो पहला अनंत पे रखे हैं तो पहला वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा, ठीक है, मुख्य फोकस पर बन गया। और दूसरी स्थिति कहाँ पे वस्तु की है? ये देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये प्रतिबिंब की स्थिति होगी। नीचे की तरफ बेटा प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी, प्रतिबिंब की पोजीशन हो जाएगी इमेज की, ये प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी। तो पहला अनंत पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। दूसरा वस्तु को कहाँ पे रखेंगे? अनंत और वक्रता केंद्र के रखेंगे बीच में, तो प्रतिबिंब फोकस से थोड़ा इधर वक्रता केंद्र के बीच बन जाएगा। दूसरा पोजीशन क्या हो जाएगा? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। और तीसरा जब वस्तु को हम कहाँ पे रखे हैं? ठीक वक्रता केंद्र पर रखे हैं, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब ठीक वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं वस्तु को इधर उधर शिफ्ट कर रहा हूँ वैसे प्रतिबिंब की जो पोजीशन हो रही है इधर की तरफ क्या हो रहा है? एक एक स्टेप शिफ्ट हो रहा है। तो तीसरा इस तरीके से वक्रता केंद्र पर बन गया। चौथा वस्तु को कहाँ पे रखे हैं? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखे हैं, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब अब एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। ये बस प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। और पांचवा कहाँ पे रखें? पांचवा मुख्य फोकस पर। याद करिए जब अनंत पे रखे थे तो कहाँ पे बना था? मुख्य फोकस पर बना था। और जब मुख्य फोकस पर रखेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? अनंत पर बन जाएगा। कहाँ पे बन जाएगा? अनंत पर बन जाएगा। तो ये अभी 5 कंडीशन हम लोग को समझना है कि जब यहाँ पे रखे थे तो फोकस पे बना था, फिर इधर एक स्टेप हम लोगों ने शिफ्ट किया तो ये प्रतिबिंब की स्थिति भी एक शिफ्ट जो है इधर राइट साइड की लेफ्ट की साइड की तरफ हो गया, ठीक। तो इस तरीके से ये बन गया। अब आते हैं छठवीं स्थिति में आते हैं। जो छठवीं स्थिति है स्पेशल प्रकार का है। इसमें प्रतिबिंब जो होता है वो आप देखते हैं कि इन 5 स्थितियों में वस्तु की 5 स्थितियों में जो प्रतिबिंब था वो दर्पण के सामने बना था। लेकिन जो छठवीं स्थिति है जिसको अलग बॉक्स में मैं रखा हूँ उसको बता दूँ, ये दर्पण के सामने ना बनकर दर्पण के पीछे की तरफ बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे की तरफ बनेगा। तो छठवीं स्थिति जो हो जाएगी वो दर्पण के पीछे बन जाएगा। तो छठवीं स्थिति कहाँ पे चला जाएगा? दर्पण के पीछे बन जाएगा, ठीक है। तो ये था 5 स्थितियों में दर्पण के सामने, छठवीं स्थिति में दर्पण के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। अब उसके बाद अब देख लेते हैं कि प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा। साइज को भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो पढ़ना रहेगा बहुत आसान रहेगा, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। देखो जब वस्तु को हम अनंत पे रखे थे तो फोकस पर बना था, जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे थे तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना था। इन 2 कंडीशन में प्यारे बच्चों वस्तु जो बनेगा वो प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा।
पहले केस में फोकस पर जब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा। और तीसरा केस जो आप ये देख रहे हैं, ये वक्रता केंद्र पर जब रखते थे तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, इसमें छोटे सब क्या आ जाएगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, अब उसके बाद छोटा हो गया, एक बार बराबर हो गया, अब बराबर से यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा, बड़ा बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखेंगे ये चौथा और पांचवा जो कंडीशन है, इसमें वस्तु का जो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। समझ गए। तो दो केस में छोटा, वक्रता केंद्र पर बराबर, और चौथे और पांचवें कंडीशन में कैसा बन जाएगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। अब जो छठवीं है, ये दर्पण के कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है। तो दर्पण के पीछे बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी कैसा बनेगा, बड़ा ही बनेगा। तो इस तरीके से ये हम उनके साइज के बारे में डिस्कस कर लिए। ठीक, अब देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में अब देखो, अवतल दर्पण में ये जो 5 कंडीशन आप देख रहे हैं, ये 5 कंडीशन में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है बेटा, वो वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जो छठवें केस में जो दर्पण के पीछे बनता है वो आभासी बनता है। आप एक चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए, जब कोई वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो वो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो ये जो आप 5 स्थितियों में देख रहे हैं, इन 5 स्थितियों में प्यारे बच्चों वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्यों बनेगा, क्योंकि वस्तु सामने रखा है और उसका प्रतिबिंब दर्पण के ठीक सामने बन रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, और यहाँ छठवें केस में क्या हो रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनकर दर्पण कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, पीछे की तरफ बन रहा है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब की प्रकृति बनेगी वो कैसा बन जाएगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो ये तो था वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, अब एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं, जो है सीधा और उल्टा के बारे में देख लेते हैं। कब प्रतिबिंब जो है सीधा बनेगा और कब उल्टा बनेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये 5 केस में वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक बनेगा। और इसमें क्या बनेगा, क्योंकि मुख्य अक्ष, ये आप जो देख रहे हैं मुख्य अक्ष, इस मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। मुख्य अक्ष के नीचे बनने की वजह से इस, क्योंकि प्रतिबिंब अगर आप देखेंगे कोई वस्तु इस तरीके से है, कोई वस्तु इस तरीके से, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे जब आप बनाओगे तो इस तरीके से कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है ना। तो इन 5 केस में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। तो वास्तविक के साथ आपको उल्टा इस्तेमाल करना है। तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा 5 केस में बन जाएगा। लेकिन आप जानते हैं छठवीं स्थिति में जब वस्तु को यहाँ पे इस तरीके से इस पोजीशन में बनाएंगे तो इस वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बन जाएगा। कैसा बनेगा, मुख्य अक्ष के ऊपर। यानी इसका मतलब ये प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो जाएगी, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो इस तरीके से वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा इन 5 केस में वास्तविक बनेगा। और वास्तविक के साथ आप दिमाग में बैठा लीजिए, आपको उल्टा इस्तेमाल करना है। और आभासी के साथ मुख्य अक्ष के ऊपर बनने की वजह से प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और आभासी के साथ आपको हमेशा और हमेशा प्यारे बच्चों सीधा इस्तेमाल करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप जो इस वीडियो को एंजॉय करिए, अपनी तैयारी को अच्छे से बनाइए। और आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने जवाब को जरूर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।